फिल्म की शुरुआत होती है मैट से, जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक है। वह सुबह एक्सरसाइज कर रहा होता है और फिर अपने काम के लिए तैयार होता है। इसी दौरान उसका दोस्त आंद्रे उसे कॉल करके याद दिलाता है कि उसे अपने पार्टनर काल से बात करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत गुस्से में है। इसके बाद मैट नहाने जाता है और फिर तैयार होता है। उसकी वाइफ हेदर उससे मजाक में कहती है कि आज उसे एमिली और जैक को स्कूल छोड़ना होगा, क्योंकि उसे एक जरूरी काम से जाना है। ऐसा लगता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव है, क्योंकि मैट हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। मैट अपनी बेटी एमिली के साथ घर से निकलता है और जैक के बारे में पूछता है, तो एमिली बताती है कि वह उनसे आगे चल रहा है। मैट कार में बैठता है और जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। रास्ते में वह जैक को पैदल चलते हुए देखता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है। मैट जोर से चिल्लाता है और जबरदस्ती उसे कार में बिठा लेता है। मैट आंद्रे की सलाह मानते हुए कालो को कॉल करता है। कालो बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसके शेयर गिरने से उसे 3 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। वह मैट से कहता है कि वह कंपनी छोड़ना चाहता है। मैट उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह पिछले 18 सालों से उसका दोस्त है और कभी उसे धोखा नहीं देगा। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसका पैसा वापस आ जाएगा। मैट की बातों से कालो थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद मैट को अचानक एक फोन की घंटी सुनाई देती है। वह जैक से फोन उठाने को कहता है, लेकिन जैक कहता है कि फोन उसका नहीं है। फिर वह एमिली से पूछता है, लेकिन वह भी मना कर देती है। मैट को कुछ अजीब लगता है और घंटी बजती ही रहती है। फिर उसे एहसास होता है कि फोन की आवाज उसकी सीट के नीचे से आ रही है। जब वह फोन उठाता है तो देखता है कि यह एक अजनबी फोन है, जिसमें एक अनजान नंबर से कॉल आ रही है। मैट फोन उठाता है और कॉल करने वाला एक डिस्टॉर्टेड आवाज में बोलता है, मुझे तुम्हारी कार पसंद है। वह आदमी अजीब ढंग से बात करता है। मैट गुस्से में कहता है कि वह फोन काटने वाला है, लेकिन कॉलर गहरी आवाज में कहता है, तुम्हारी सीट के नीचे एक बम है और जैसे ही तुम बैठे वह एक्टिवेट हो गया है। पहले तो मैट को लगता है कि यह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वह देखता है कि फोन के लॉक स्क्रीन पर उसकी ही एक तस्वीर है, जिसमें वह किसी पब्लिक प्लेस में बैठा है। मैट समझ जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा था। वह फोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुलता नहीं। इसके बाद वह सीट के नीचे देखता है और वहां कुछ तारों से जुड़ा हुआ एक अजीब डिवाइस दिखाई देता है। अब उसे एहसास होता है कि कॉलर सच बोल रहा था और सच में सीट के नीचे एक बम लगा हुआ है। कॉलर फिर से कॉल करता है और मैट को बताता है कि यह बम एक प्रेशर प्लेट से जुड़ा हुआ है, अगर वह उठेगा तो बम फट जाएगा। कॉलर यह भी बताता है कि एक दूसरा डिटोनेटर भी है, जिसे वह रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। अगर मैट पुलिस को बुलाने या किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है तो वह बम उड़ा देगा। मैट को आदेश दिया जाता है कि वह गाड़ी नहीं रोकेगा और लगातार ड्राइव करता रहेगा, वरना कार में ब्लास्ट हो जाएगा। मैट को एक मोटरसाइकिल पर किसी को उसका पीछा करते हुए शक होता है और उसे लगता है कि वही कॉलर हो सकता है। इस दौरान कॉलर मैट से कहता है कि वह अपने बच्चों के फोन लेकर उन्हें बाहर फेंक दे। मैट एमिली का फोन ले लेता है, लेकिन जैक अपना फोन देने से इनकार कर देता है। थोड़ी देर बाद मैट अचानक कार रोक देता है, जिससे मोटरसाइकिल उसकी कार से टकराकर गिर जाती है। कर देखता है कि वह एक लड़की है, जिसे जैक जानता है। मैट अपने बच्चों को सच बताता है कि कार में बम है और अगर वे बाहर निकले तो धमाका हो जाएगा। एमिली और जैक यह सुनकर डर जाते हैं। मैट बच्चों के फोन बाहर फेंक देता है। इसके बाद कॉलर उसे एक एड्रेस भेजता है और वहां जाने को कहता है। इसी बीच मैट को अपने पार्टनर सिल्विन का कॉल आता है। सिल्विन घबराया हुआ बोलता है कि उसे भी किसी ने कॉल करके धमकी दी है कि उसकी कार के नीचे भी बम लगा हुआ है और वह मरने वाला है। सिल्विन गुस्से में मैट से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैट उस एड्रेस पर पहुंचता है, जो वही जगह होती है जहां सिल्वन पहले से मौजूद होता है। सिल्विन बहुत डरा हुआ होता है और अपनी कार से बाहर आने से मना कर देता है। वह मैट से कहता है कि कॉलर ने कहा है अगर वे बाहर निकले तो दोनों को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन सिल्विन की पार्टनर उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कार का दरवाजा खोल देती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कॉलर रिमोट से कार का बम डिटोनेट कर देता है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है। मैट यह खौफनाक मंजर देखकर दंग रह जाता है। कार के जलते हुए टुकड़े और राख उसकी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। मैट गुस्से से कॉलर से पूछता है कि उसने उसे यह सब क्यों दिखाया। कॉलर जवाब देता है कि वह सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि वह जो चाहे कर सकता है और वह बहुत गंभीर है। इसके बाद कॉलर मैट को अपनी वाइफ हेदर को कॉल करने और उसे बैंक जाने के लिए कहता है। हेदर को वहां जाकर मैट के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से सामान निकालना था और उसे अपनी कार में रखना था। मैट अपने पर्सनल फोन से हेदर को कॉल करता है, लेकिन वह यह जानकर चौंक जाता है कि हेदर इस समय एक वकील के साथ बैठी है और तलाक की फाइलिंग कर रही है। मैट के लिए यह दूसरा बड़ा झटका होता है। वह उसे बम के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कॉलर की बात माननी होगी। हेदर घबरा जाती है, लेकिन मैट उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेदर बैंक पहुंचती है और मैट को कॉल करती है। बैंक कर्मचारी उसकी पहचान वेरीफाई करता है और पासवर्ड मांगता है।
मैट बैंक के पास गाड़ी लेकर पहुंचता है और इस दौरान कॉलर हेदर से दूसरे फोन पर जुड़ा रहता है। जैसे ही हेदर बैंक से बाहर आती है और मैट को इशारा करती है, कॉलर अचानक अपना फैसला बदल देता है। वह मैट से कहता है, क्या तुम उस ब्लू सूट वाले आदमी को देख रहे हो जो बेंच पर अकेला बैठा है? कॉलर आदेश देता है कि हेदर उस आदमी को सामान सौंप दे। मैट यह बात अपनी वाइफ को बताता है और हेदर धीरे धीरे उस आदमी के पास जाती है। लेकिन तभी अचानक पुलिस वहां धावा बोल देती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही हेदर को भी हिरासत में ले लिया जाता है। मैट यह देखकर घबरा जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। वह कॉलर से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? कॉलर हंसते हुए जवाब देता है, कोई वजह नहीं। इसके बाद कॉलर मैट को आदेश देता है कि वह अपने दोस्त आंद्रे को कॉल करे और इमरजेंसी फंड से सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक दुबई अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। मैट यह सुनकर हैरान रह जाता है कि कॉलर को इमरजेंसी फंड के बारे में पता कैसे चला। मैट के फोन पर एक नया एड्रेस आता है जहां कॉलर कहता है कि वहां आंद्रे उसका इंतजार कर रहा होगा। रास्ते में मैट अपना पर्सनल फोन अपने बेटे जैक को दे देता है और उससे पूछता है, क्या तुम बम से जुड़ा हुआ कोई छोटा फोन देख सकते हो? जैक जवाब देता है, हाँ, यहाँ एक फोन है। उसी समय मैट को हेदर का कॉल आता है, लेकिन जब वह कॉल उठाता है तो एक महिला की आवाज सुनाई देती है। महिला कहती है कि वह एंजेला है और पुलिस की हेड है। एंजेला मैट से कहती है कि उसे पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। मैट जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया। एंजेला उसे बताती है कि सीसीटीवी कैमरों में उसकी गाड़ी को उस जगह से भागते हुए देखा गया था जहां धमाका हुआ था। मैट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कार में बम है, लेकिन एंजेला इस बात को गंभीरता से नहीं लेती और कहती है, बाकियों ने भी यही कहा था। मैट उससे कहता है कि वह कम्युनिकेशन लाइन काट दे क्योंकि बम एक फोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एंजेला मना कर देती है। तभी कॉलर का फोन फिर से बजता है और मैट तुरंत एंजेला की कॉल काटकर कॉलर से बात करने लगता है। कॉलर बताता है कि मैट अब मंजिल के करीब है। मैट वहां पहुंचता है और देखता है कि वह एक फ्रेट ट्रेन स्टेशन पर खड़ा है। वहां सच में आंद्रे अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा होता है। कॉलर मैट को आदेश देता है कि वह आंद्रे को कॉल करे और स्पीकर ऑन रखे। मैट कॉल करता है और आंद्रे डरा हुआ बोलता है, हम इतने सालों से दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आंद्रे को लगता है कि मैट ही इन सब के पीछे है। मैट को अपने दोस्त की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह उसे कहता है कि पैसे ट्रांसफर कर दो। आंद्रे हैरानी से पूछता है, क्या यह सब सिर्फ पैसों के लिए था? मैट के कुछ कहने से पहले ही कॉलर बीच में बोल पड़ता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसे कहो पैसे ट्रांसफर करे वरना मैं उसे मार दूंगा। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ मैट मजबूरी में आंद्रे को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है। अपनी जान बचाने के लिए आंद्रे पैसे ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद कॉलर मैट को आदेश देता है कि वह अपनी कार के ग्लोव कंपार्टमेंट को खोले। मैट ने जैसे ही ग्लोव कंपार्टमेंट खोला, वह हैरान रह गया क्योंकि अंदर एक गन थी। कॉलर ने कहा, उसे अभी मार दो। मैट ने इनकार करते हुए कहा, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन कॉलर ने धमकी दी, तुम्हारी जान या उसकी, और 10 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। मैट ने कांपते हाथों से गन उठाई और डरते हुए आंद्रे की तरफ पॉइंट की। आंद्रे घबराकर, मैट प्लीज मत करो, कहता है। मैट हिचकिचाता है और आखिर में वह ट्रिगर नहीं दबा पाता और गन नीचे गिरा देता है। उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रेन दोनों गाड़ियों के बीच से गुजरती है। ट्रेन के गुजरते ही आंद्रे की कार में जबरदस्त विस्फोट हो जाता है। धमाके का मलबा उड़कर मैट की गाड़ी में जा लगता है और एमिली के पैर में चोट लग जाती है। मैट तेजी से वहां से भागता है, गुस्से में भरा हुआ। कुछ देर बाद पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इस बीच कॉलर बार बार मैट को दबाव डालता है कि वह पैसे ट्रांसफर करे, लेकिन मैट मना कर देता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तब तक पैसे ट्रांसफर नहीं करूंगा जब तक तुम सामने नहीं आओगे। मैट एक टनल में घुस जाता है जिससे कॉल कट जाता है क्योंकि वहां सिग्नल नहीं होता। टनल से बाहर निकलते ही वह देखता है कि पुलिस ने एक ट्रैप लगा रखा है। मैट को गाड़ी रोकने पर मजबूर होना पड़ता है। चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया होता है, स्नाइपर्स भी उस पर गन ताने खड़े होते हैं। सबसे पहले पुलिस एक बम डिटेक्शन रोबोट को गाड़ी के नीचे भेजती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मैट चिल्लाकर कहता है, बम सीट के नीचे है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। एंजेला, पुलिस चीफ, उसके पास आती है और कहती है, हमने एरिया की सभी कम्युनिकेशन लाइन काट दी है, जैसा तुमने कहा था। बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स आते हैं और गाड़ी के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। एंजेला फिर मैट से पूछती है, सब मर चुके हैं, क्या तुम इसका कोई जवाब देना चाहोगे? अब मैट को एहसास होता है कि पुलिस कभी उस पर यकीन नहीं करेगी और वे उसे ही गुनहगार मान रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस एमिली और जैक को सीट से निकालकर एम्बुलेंस में भेज देती है। मैट गुस्से में एंजेला से कहता है, तुम सिर्फ मुझे पकड़ने में लगी हो और असली कातिल को जाने दे रही हो। एंजेला जवाब देती है, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। मैट को समझ आ जाता है कि वह यहाँ वक्त बर्बाद कर रहा है। वह चिल्लाता है, मत मारना, और अचानक गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा देता है।
पुलिस फिर से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जैसे ही मैट हाईवे पर पहुंचता है, उसका फोन सिग्नल फिर से आ जाता है। कॉलर तुरंत कॉल करता है। मैट गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें मेरे पैसे चाहिए और मुझे अपनी जिंदगी वापस। कॉलर कहता है, फिर पैसे ट्रांसफर कर दो। मैट जवाब देता है, मैं तब तक कुछ ट्रांसफर नहीं करूंगा जब तक तुम सामने नहीं आते। मैट पुलिस से बचने के लिए पूरी कोशिश करता है। कॉलर उसे धमकी देता है, मैं अभी तुम्हारी गाड़ी उड़ा सकता हूं। मैट गुस्से में चिल्लाता है, तो उड़ा दो, जो करना है कर लो। मैट ट्रैफिक की वजह से पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता है। अब कॉलर को एहसास होता है कि मैट पूरी तरह बौखला चुका है, इसलिए वह मैट के फोन पर एक एड्रेस भेजता है और कहता है, आ जाओ, हम अभी मिलते हैं। मैट उस जगह पर गया जहां एक प्रदर्शन हो रहा था, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। मैट ने अपनी कार पार्क की और इंतजार करने लगा कि कॉल करने वाला कौन है। अचानक जब वह इंतजार कर रहा था, एक आदमी जो मास्क पहने हुआ था कार के अंदर आया और पीछे की सीट पर बैठ गया। मैट हैरान था और उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी कौन है। कॉल करने वाले ने कहा, यहाँ बहुत शोर है, एक शांत जगह चलो जहां हम बात कर सकें। मैट ने बात मानी और कार चलाकर नदी के किनारे जाकर रुका। कुछ पलों बाद पीछे बैठे आदमी ने अपना मास्क हटाया और मैट के साथ साथ हम सबके लिए यह बहुत बड़ा झटका था। कॉलर और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त आंद्रे था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे क्योंकि उसकी कार में विस्फोट हुआ था। मैट ने हैरानी से कहा, मैंने तुम्हें उस विस्फोट में मरते देखा था। आंद्रे ने जवाब दिया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन समय पर आ गई, नहीं तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे पाता। मैट ने गुस्से में कहा, क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ यह सब सिर्फ पैसे के लिए किया? आंद्रे ने कहा, मैंने यह सब जेल जाने से बचने के लिए किया क्योंकि मुझ पर बहुत बड़े नुकसान और कर्ज का बोझ था। मैट ने पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? आंद्रे ने कहा, तुम जानते हो हमारा बिजनेस कैसा है, यहाँ या तो मारो या मारे जाओ, मत सोचो कि तुम मुझसे अलग हो। मैट ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम एक हत्यारे हो। उसी वक्त आंद्रे ने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें मैट की आवाज थी, जब उसे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर किया गया था, विस्फोट से पहले पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं मार डालूंगा। आंद्रे ने कहा, जो बम फटे, जो पैसे ट्रांसफर हुए, सबको यही लगेगा कि तुम इसके जिम्मेदार हो। मैट अपने बचपन के दोस्त के इस धोखे से स्तब्ध रह गया। आंद्रे ने आगे कहा, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, अब फोन उठाओ और पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। मैट ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम एक छोटी चीज भूल गए, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। मैट ने तेजी से कार दौड़ा दी और पागलों की तरह ड्राइव करने लगा। आंद्रे ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली क्योंकि कार के दरवाजे नहीं थे। आंद्रे जोर से चिल्लाया, गाड़ी रोको वरना हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन मैट नहीं रुका, उसने कार को नदी के ऊपर पुल से नीचे गिराने की कोशिश की ताकि वे दोनों मर जाएं। लेकिन तभी कार लोहे के बैरियर से टकरा कर रुक गई। उसी वक्त आंद्रे के हाथ में जो छोटा फोन था, वह बैरियर पर गिर गया। मैट पूरी ताकत से कार में चिपका रहा क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सीट से हिला तो कार में विस्फोट हो जाएगा। अपनी योजना असफल होती देख आंद्रे ने फैसला किया कि अब वह मैट के साथ खुद को भी मार डालेगा। उसने फोन तक पहुंचने की कोशिश की ताकि बम को कार से लिंक कर उसे ब्लास्ट कर सके। यह देख मैट ने तुरंत फैसला लिया और अपनी सीट बेल्ट खोल दी। जैसे ही उसने बेल्ट खोली, वह कार से नीचे नदी की ओर गिर गया। उसी पल कार में विस्फोट हो गया और आंद्रे अंदर ही जलकर मर गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने दोस्तों को मारा था। विस्फोट के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मैट को नदी से बाहर निकलते हुए देखा। वह किसी तरह इस विस्फोट से बच गया था। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक मूवी रिकैप्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।